रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को ज्योति का प्यार भरा नमस्कार। पत्रकारिता जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, और ये स्तंभ वो स्तंभ है जो देश की तमाम जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सेहत, योजना की जानकारी सटीक रूप में लोगों तक पहुंचाता है, उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों के लिए आवाज उठाता है ताकि जवाबदेही शासन प्रशासन की निश्चित हो सके। और ये मुख्य भूमिका रही पत्रकारों की, जिसको समय समय पर चुनौती के रूप में पत्रकारों ने उठाया और जनता की आवाज भी बने। सवाल ये उठता है कि शहर की पत्रकारिता और अंचल की पत्रकारिता, क्या इन दोनों पत्रकारिता के बीच में किसी तरीके का भेद है? आंचलिक पत्रकारिता की कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि भारत गांवों में बसता है और गांव में सबसे ज्यादा जनता होती है, जहां पर शिक्षा, सेहत, रोजगार की जरूरत है। वहां की आवाज कितने बन पाए हैं पत्रकार और क्या चुनौतियां रही हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है, इनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ में हैं श्री दिवाकर मुक्तिबोध जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुक्तिबोध जी आपका। और समीर दीवान जी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रभूषण मिश्रा जी भी हमारे साथ में परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका भी मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। दीवान जी, शुरुआत चर्चा की मैं आपसे करना चाहूं। अगर शहर की पत्रकारिता और गांव की पत्रकारिता को अगर हम देखें तो दोनों के विषय थोड़े से जुदा होते हैं। चाहे शहर में जब सेहत की बात हो तो अवेयरनेस ज्यादा होती है, शिक्षा की अवेयरनेस ज्यादा होती है। गांव की अगर हम बात करें तो गांव की स्थितियां भी आजादी के बाद से लेकर आज तक काफी बदली है जी। लेकिन आज भी क्या आपको लगता है कि गांव के जो मुद्दे हैं, गांव की जो समस्याएं हैं या गांव की जो जरूरतें हैं, उनको पत्रकार क्या मुखरता से पत्रकारिता के माध्यम से उठा रहे हैं या कोई चुनौती आप देख पाते हैं? बेशक, आपने बात शुरू की आंचलिक पत्रकारिता से। हमारा विषय भी है आंचलिक पत्रकारिता, अवसर और चुनौतियां। तो सबसे पहले तो आंचलिक पत्रकारिता की शुरुआत मैं बताना चाहूंगा कि ये 19वीं सदी में शुरू हुआ, 1818 के आसपास। 1818 से शुरू होके 1880 तक चलता है और उसके बाद फिर गवर्नमेंट के दमन से बंद होना शुरू होता है। यह है पत्रकारिता। और इसी पत्रकारिता के दम पर सारे स्टेट्स में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में ये अखबार चलते रहे। बहुत से अखबार हैं वो बंद होते रहे। ये पता लगा कि आजादी के बाद भी इन्हीं सरोकारों को लेकर के ग्रामीण मुद्दों को, शहर के मुद्दों को उठाया जाएगा। अब आपका सवाल है कि कैसे भिन्न है दोनों। तो ऑब्जेक्टिव तो दोनों पत्रकारिता का एक ही है, संसाधन अलग अलग हैं जी। शहर के पास ज्यादा संसाधन है ऑब्वियसली, गांव के पास तो 70 साल पहले और भी कम संसाधन थे। आज सूचना क्रांति के बाद संसाधन गांव तक पहुंच गए हैं। आज गांव में भी कोई पत्रकार एक छोटा सा स्टूडियो या अपने कमरे से समाचार संचारित कर सकता है। तो इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो आप कह रही हैं कैसे संभव है कि दोनों पत्रकारिता की तुलना करना, ऑब्जेक्टिव एक ही है। संसाधन कम होने की वजह से उनको वो वेटेज नहीं मिलता था। आपने एक बात और कही कि वो शायद उनको उस तरह का अवसर नहीं मिल पाता जैसे शहर के लोगों को। ऐसा आप मानते हैं क्या? ये सवाल था आपका। तो ऑफ कोर्स नहीं मिल पाता। वजह यह है कि जब पत्रकारिता बढ़ना शुरू, आजादी के बाद जब औद्योगिकीकरण हुआ तो मीडिया ग्रुप्स जो थे उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। जरूर वो राष्ट्रवादी थे। अगर कोई कपड़ा मिल चला रहा है, कोई कारखाना लगा रहा है तो देश के हित में लगाएगा, लेकिन वो चूंकि व्यवसाय था तो उनके अपने हित थे। उन्होंने अपने अपने अखबार बनाए। तो ये हुआ कि कालांतर में ऐसा होते 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 ये हो गया कि उनके हित होते थे तो उनको कुछ वर्जनाएं थी कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और गांव के लोग इससे वंचित रहते थे। हम सभी को पता है कि गांव में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत बहुत बाद में शुरू हुई जी। बाद की सरकारों ने शुरू किया और अब गांव में वो उस तरह की चीजें संभव होने लगी हैं जो शहर में हैं, क्योंकि गांव में सड़कें बन गई, गांव में संचार पहुंच गया, गांव के लोग अखबारों से जुड़े, क्षेत्रीय अखबारों से। तो वहां के करस्पॉन्डेंट होते थे अर्धशिक्षित। वो विषय तो समझते थे लेकिन वो अनगढ़ होता था। यहां शहर में बैठे पत्रकारों का गांव के पत्रकारों से या संवाददाताओं से कैसा सामंजस्य हो, तो भैया बहुत अच्छे से जानते हैं कि अखबार जैसे फैक्स होता था, फैक्स तो बाद की बात है, पहले हाथ से लिखा हुआ दूर दराज के क्षेत्रों से चिट्ठी आती थी और वो कोई होटल का मालिक, कोई किराना परचून दुकान का बंदा, वो संवाददाता होता था, वो उस गांव के लोग जानते थे, जानकारी देते थे। पर वो उसकी भाषा अनगढ़ होती थी, उसमें कुछ जानकारियां अधूरी होती थी, तो उसको मंगाने में भी हफ्ते भर 2 हफ्ते का समय लग जाता था। ये धीरे 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 बदलता हुआ
जब संचार बढ़ा तो फटाक से फैक्स होने लगा, है ना, उसमें सुविधाओं के साथ तेजी आई जानकारियों में। लेकिन इन्हीं वजहों से ये जो स्लगिश हुआ, जो रफ्तार कम ज्यादा जो दिखती है, वो इसीलिए है। और अभी पत्रकारिता जिस तरह चल रही है, इसमें आप अगर कहेंगे चुनौतियां, साथ में ही अगर मैं कहूं, चुनौतियां दोनों तरफ की हैं, शहर के पत्रकारिता की भी, यहाँ की। दिवाकर जी, आपसे मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, क्योंकि आपने पत्रकारिता को उस दौर में देखा है जब शायद टीवी का भी जन्म नहीं हुआ था, केवल अखबार हुआ करते थे, पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी, जिसका असर सबसे ज्यादा होता था। और अखबार में अगर कोई न्यूज छप गई है तो उसके ऊपर हम सवाल नहीं उठाते थे, विश्वसनीयता होती थी। तो गांवों की जो खबरें थीं उस समय भी देखिए कि जब सर्कुलेशन था, जब अखबार बंटते थे, पहुंचते थे, तो लोग इंतजार करते थे कि भाई किसी गांव की कोई चीज है या अफवाह है, या बहुत सारी जो चीजें थी। तब से लेकर आज तक क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, बदलाव की बात करें तो ये ऐसा विषय है जिस पर काफी विस्तार से बात की जा सकती है। समीर जी ने इस बारे में थोड़ा जो बताया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण ही है। मुझे लगता है बेसिक चीज ये है, जो पत्रकारिता जो है, चाहे आप आंचलिक कर लीजिए या शहरी पत्रिका कर लीजिए, आंचलिक पत्रकारिता जो है मूल पत्रकारिता की रीढ़ है। मुझे रीढ़ की हड्डी रीढ़ मानता हूं, क्योंकि जो शुरुआत होती है अंचल से, वो पत्रकारिता ही मुझे लगता है असली पत्रकारिता है। असली से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि वो शहर की पत्रकारिता नकली पत्रकारिता, ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि फील्ड में जाके जो लोग काम करते हैं वो वास्तव में पत्रकारिता करते हैं। डेस्क में तो अपनी अपनी जगह होती है, तो बात कर, तो एडिटिंग वगैरह जो काम होता ही है। लेकिन उस दौर की यदि आप बात पूछ रही है तो मेरे ख्याल है वो दौर जो था, वो आज से 4 दशक पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। संसाधनों की बात समीर जी ने की, बिल्कुल सही बात है। संसाधन इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब वो स्थितियां नहीं रही, वो काफी कुछ लोगों को संसाधन जुट गए हैं और उसकी वजह से पत्रकारिता भी समृद्ध होती जा रही है, निश्चित रूप से, चाहे शहर की पत्रकारिता हो चाहे गांव की पत्रकारिता हो। पर उस समय जो स्ट्रगल, उस समय जो खतरे आंचलिक पत्रकार उठाते थे, वैसे खतरे जो है मुझे लगता है उस समय कम थे, अब ज्यादा है। अच्छा, अब ज्यादा है। अब खतरा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पत्रकारों की पहुंच जो है वो संसाधनों के जरिए हर व्यक्ति तक हो रही है, हर संस्था तक हो रही है, और खबरें निकल के बाहर आ रही है। आप कल्पना कीजिए कि आज से 40 साल पहले का बस्तर और आज के बस्तर में कितना अंतर है। पहले के जो पत्रकार थे वो अपनी जान हथेली पे रख के जाते थे, खबरें लेके आते थे, खबरें उनको मिल जाती थी। जैसे कि समीर जी ने कहा कि अनपढ़ थे, गांव में छोटे छोटे जो कर्मचारी थे या जिनका छोटा मोटा उद्योग था, उनके जरिए खबरें बाई पोस्ट आया करती थी, बसों के जरिए आया करती थी, लोग लेके आया करते थे। तो इस तरह से संवहन उसका हुआ करता था। लेकिन अब जो है, अब की जो पत्रकारिता है वो ज्यादा खतरे वाली पत्रकारिता कह सकते हैं। वो तलवार की धार पर चल रहे पत्रकार, चाहे शहर की बात करें, लेकिन शहर की तुलना में जो ग्रामीण पत्रकार है मुझे लगता है कि वो ज्यादा इस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी रीच है, जो उनकी पहुंच है, वो बड़ी जबरदस्त है। सीधी पहुंच है। पहले ऐसी पहुंच नहीं हुआ करती थी। पहले जो खबरें आती थी किसी भी उनका असर भी अब हो रहा है। उसका असर तो बहुत पहले भी होता था। ऐसा नहीं है, पहले असर होता था। पहले का असर का भी अपना अलग पक्ष है। पक्ष ये इस स्टेज में आप कह सकते हैं कि पहले एक शब्द भी किसी के खिलाफ कुछ भी छप जाता था तो उसको जो है उस आदमी तिलमिला जाता था, उसे लगता था कि मेरा बड़ा अपमान हो गया है करके, और सम्मान से लिया जाता है। सम्मान मेरा कम हो गया है। लेकिन अब ये स्थिति रही है। आप देखते हैं पत्रकार, आप साहब अखबार देख लीजिए, चाहे न्यूज पोर्टल देख लीजिए, चाहे वेब पोर्टल देख लीजिए, किसी भी प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया जब चले जाइए, जो आरोप लगाए जाते हैं, जो आक्षेप लगाए जाते हैं, उससे संबंधित व्यक्ति पर कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, कोई ज्यादा असर होता नहीं। तो ये बड़े टूट हुई है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता वो इस मामले में भी कम हुई है, ऐसा मुझे लगता है। विश्वसनीयता पहले थी, जो भरोसा पहले लोगों का था, पाठकों का था, वैसे भरोसा पहले जैसा नहीं रह गया है। ये एक बहुत बड़ी बात आपने उठाई कि विश्वसनीयता की कमी तो आई है। जैसे अब चंद्रभूषण जी, आपसे मैं चर्चा करूं। पहले मैंने जिक्र किया था अखबार और मैगजीन, पत्र पत्रिकाएं जो निकलती थी, चाहे गांव से निकले चाहे शहर से निकले। आज के समय भी ये हो चुका है कि जैसा कि न्यूज पोर्टल है, वेब पोर्टल है, आप सोशल मीडिया है, हर किसी के हाथ में माइक है और फोन है। मुझे लगता है जैसा दीवान जी ने भी कहा ना कि अब हर व्यक्ति पत्रकार बन चुका है। इसका नुकसान उठाना पड़ा है या फायदा भी हुए हैं? आप देखिए कि जो गांव में अफवाह फैलती थी या जो फेक न्यूज आती थी या किसी भी तरीके का ये टोनी या दूसरे तरीके के प्रकरण को लेकर जो होता था, उसके प्रति जागरूकता आई है। लोग उसको लेके वहीं से वीडियो बनाकर जो चीजें ला रहे हैं। तो
ये भी तो एक पत्रकारिता की शैली है जो आज का युवा है या आज के जो लोग हैं गांव से उठा रहे हैं, तो इससे भी क्या बदलाव हुआ है आंचलिक पत्रकारिता में? नहीं, बदलाव तो हुआ है, लेकिन चुनौतियां ज्यादा बढ़ी है इसके कारण। डिजिटल पत्रकारिता के कारण जो है फेक न्यूज, एक तरह से फेक न्यूज की फैक्ट्री मानते हैं जो है, तो उसके कारण चुनौतियां बढ़ गई हैं। हमको तो लग रहा था कि फेक न्यूज अब कम हो रही है, क्योंकि आप सारी चीजें मोबाइल से अगर लाइव देख रहे हैं तो फिर नहीं, सोशल मीडिया में जिस तरह की खबरें चलती है उसमें अपुष्ट खबरें ज्यादा रहती है। अच्छा, ऑथेंटिसिटी उसकी कोई वो नहीं रहती है, तथ्यात्मक जानकारी बहुत कम रहती है। इसके कारण कई बार जो है विवाद की स्थिति भी बनती है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पहले कई अखबारों में जो है ग्रामीण पत्रकारिता मैंने रिपोर्टिंग की है, तो हम जाते थे उस समय गांव में जो योजनाएं रहती थी सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकार की, बहुत सारी योजनाएं जो है उसके धरातल में जानकारी लेना है तो गांव में ही जाकर के उसकी सही जानकारी मिल पाती थी कि अगर सड़क का काम चल रहा है तो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो वो ग्रामीण रिपोर्टिंग में जो वो था वो अभी नहीं है, और खास करके अभी तो डिजिटल के आने के बाद जो है चुनौतियां और बढ़ गई है। आंचलिक पत्रकार जो हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि उनके जो है स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संबंध जो रहते हैं उसके कारण वो सही चीजें प्रकाशित नहीं कर पाते। उसके बाद भी दबाव के बाहर जाके जो लोग करते हैं, तो ये पत्रकारों के लिए कितनी बड़ी खतरे की बात है। मुझे लगता है कि इसमें एक सवाल मैं आपसे और जोड़ दूं इसी के जवाब के साथ साथ, क्या मतलब कमर्शियल जो दृष्टिकोण हो चुका है आजकल, क्या आपको लगता है इसके कारण ग्रामीण मुद्दों को जगह उतनी नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए? एक ये भी वजह हो सकती है। देखिए, मैं इसी बात पर आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक सुरक्षा जैसे मिलनी चाहिए, शहर के पत्रकारों को जो आर्थिक सुरक्षा मिलती है, जिस तरह से उनका वेतन है, जिस तरह से वेज बोर्ड मिलता है, मुझे लगता है कि आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से हम यदि बात करें तो आंचलिक पत्रकारिता अभी भी 4 दशक पहले की तरह ही स्थिति है। अपने ही बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। वो खुद से सब कुछ करते हैं। हाँ, वो नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी सुरक्षा की कोई उपाय नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वेज बोर्ड आते हैं शहरी पत्रकारों को, हालांकि अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण पत्रकारिता के लिए, आंचलिक पत्रकारिता के लिए भी एक वेज बोर्ड अलग से आना चाहिए। इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है अलग विषय है, लेकिन इससे कम से कम जो उनकी आर्थिक सुरक्षा, इनकी आर्थिक सुरक्षा का समाधान हो सकता है। अभी स्थिति यह है कि किसी को वेतन मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को सेंटीमीटर वाइज पेमेंट होता है। आपने जितनी कॉलम में आपकी खबरें छपेगी उतना पैसा आपको मिलेगा। जब सुरक्षा नहीं रहेगी, आर्थिक सुरक्षा नहीं रहेगी, तो मनपूर्वक जैसा उसे काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। हालांकि करने की कोशिश जरूर करता है, क्योंकि एक बार उसके हाथ में जब कलम आ जाती है या मोबाइल आ जाता है या माइक आ जाता है तो फिर वो मूल रूप से पत्रकार हो जाता है। फिर उसकी अपनी समस्याएं अलग रख देता है वो, और मुख्यतः पत्रकारिता ही करता है। जो आंचलिक पत्रकार है उन्हीं को जो है ज्यादा दूर तक जाकर के रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए साधन, वाहन वगैरह के लिए भी जो है तो उस तरह के खर्चे नहीं मिल पाते। पारिश्रमिक जो है जितना मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। जैसे अखबारों की बात करें, चाहे टीवी की बात करें, चाहे पोर्टल की बात करें, दीवान जी, जितनी तवज्जो बड़ी खबरों को शहर की मिल जाती है, अगर गांव की कोई सक्सेस स्टोरी है, गांव का कोई किसान ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, किसान की विकास की जो बातें हैं या वहां की जागरूकता की बातें हैं, क्या आपको लगता है कि उतनी तरजीह उनको मिल पाती है क्या? ऑफ कोर्स नहीं मिल पाती है, और अब मिलने लगी है। लेकिन अवसर पर ही बात करना चाहूंगा। अवसर बहुत हैं, इतने अवसर हैं कि आज से 40 साल 30 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ में ही, मैं थोड़ा आंकड़ों पे भी बात करूंगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में महिला पत्रकारों की संख्या नगण्य थी। आप गिन सकते थे, उंगलियों में गिनते तो उंगलियां भी ज्यादा है हमारे पास, उंगलियां भी ज्यादा है हमारे पास, पूरे छत्तीसगढ़ में इतने कम थे, अभी भी हैं कम। लेकिन कालांतर में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिस तरह से खुलापन आया, और इसको मैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखूंगा, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, बाजार को खुला करना और चुनौतियां जो थी सरकार की केंद्रीकरण की, उसको खुला करना, छोड़ना, ये यूएसएसआर से शुरू हुआ। और हम लोगों ने उसी दौर में पत्रकारिता शुरू की, जब संसद भवन गिरा वहां का 1989-91 में, उस समय शुरू की। उसका पूरे देश में खुलापन, जो बाजार के खुलेपन का। इसके बाद मीडिया में जो विस्फोट हुआ है ना, उसमें अवसर भी मिले हैं, चुनौतियां भी कई हजार गुना बढ़ी हैं। अब आते हैं हम, टोटल पूरे देश में हमारे पास गांव है 6,60,000 गांव पूरे देश में हैं 2011 के सेंसस में। और छत्तीसगढ़ में आते हैं तो हमारे पास 20,363 गांव हैं। इन गांव में भी जो राजस्व गांव हैं उनकी संख्या और जो
आदिवासी इलाकों में है, जिनसे कोई राजस्व नहीं मिलता, तो जाहिर है कि वहां पर जिनसे टैक्स नहीं मिलता वहां पर सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी। लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें चूंकि उसी मैंडेट से आती हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वहां तक पहुंचे। जी। अब चूंकि आंचलिक पत्रकारिता पे बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से धान पर केंद्रित है, और इनकी पिछली सरकारों ने, अभी की सरकार ने भी एमएसपी बना के बहुत अच्छा काम किया है, जो नहीं मिल रहा था। स्वामीनाथन के समय से शुरू हुआ था हरित क्रांति, लेकिन वो बात पूरी हो नहीं पाई थी। अभी पिछले दिनों हमारे शहर में देवेंद्र शर्मा आए थे, जो ग्रामीण पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो आंकड़े दिए तो वो इतना चौंकाने वाला है, और उससे बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि गांव की पत्रकारिता कैसे होगी, गांव के लोगों के विकास के साथ होगी। गांव में कौन है, किसान है। तो आपने अभी बात की कि उनका योगदान नहीं दिखता है शहर में, तो इसलिए उनको तवज्जो नहीं मिलती क्या? बिल्कुल, सम एक्सटेंट वो है, लेकिन सरकार तो सभी के लिए चुनी जाती है। तो सरकारों ने जो काम किया है उसका नतीजा दिखने लगा है। धीरे धीरे इनको एमएसपी बना के किसानों की स्थिति ठीक की गई है, और करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 1975 में गेहूं के 1 क्विंटल का दाम था 67 रुपए, 67 रुपीज। अभी वो उसको हो जाना चाहिए था, जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है, तो उस तरह से अगर 100% भी बढ़ा देते किसानों का, तो उनको होना चाहिए था 6,700 रुपए क्विंटल। पर एमएसपी बढ़ाने से उनको सुविधा हुई है। इसीलिए आप गांव में जाएंगे, मैं तो अपने सहयोगी मिश्रा जी की बात करूंगा, इन्होंने इतनी खबरें छापी हैं। अभी ये गांव से लौट के आए हैं, बोल रहे थे कि जिन गांवों में गाड़ी रावण कहते हैं, जिसमें बैलगाड़ी चलती है, आज वहां ट्रैक्टर की भरमार है। ये बताता है कि अपने आप में गांव समृद्ध हुए हैं। नहीं, सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, ट्रैक्टर है, वहां पर थ्रेशर सभी तरह है ना, और रकबा भी बढ़ा है। कृषि विश्वविद्यालय खुलने से आंचलिक पत्रकारिता की बात, रोजगार भी बढ़े, रोजगार बढ़े हैं, और रकबा बढ़ने के साथ साथ खेती भी बढ़ी है। 2-3 तरह की खेती होने लगी। पहले तो बारिश भर से खेती होती थी, तो उसकी समृद्धि दिखने लगी है। एक तो ये हुआ। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो छूट रहा है कि छत्तीसगढ़ बना कैसे। तो यहाँ की पत्रकारिता माधवराव सप्रे जी ने शुरू की थी छत्तीसगढ़ मित्र से, जो अभी पत्रिका के रूप में निकल रहा है। और 1950 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ नागपुर में, जब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, तो यहाँ के डॉक्टर खूबचंद बघेल, जिन्होंने वहां पर रेजोल्यूशन रखा, और इसका एक शांतिपूर्ण आंदोलन चला, और वो पत्रकारिता से ही संभव हुआ। यहाँ कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कोई ऐसा रक्तपात वाला आंदोलन नहीं हुआ। और जब वाजपेयी जी की सरकार आई, तो जो भी परिस्थितियां थीं, इस देश को 3 नए प्रदेश मिले, और उसके बाद से जो प्रगति हुई है, उस प्रगति को रेखांकित करने के लिए और उसमें जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर पत्रकारों के पास भरपूर अवसर है और भरपूर चुनौतियां भी हैं। मिश्रा जी, जैसा कि अभी दीवान जी ने भी कहा कि आप गांव की खबरें जो है वो छापते हैं, गांव जाते भी हैं। गांव जब आप जाते हैं, आपने एक बदलाव तो बताया कि जिन रास्तों में केवल ट्रैक्टर चलते थे, वहां बड़े बड़े अब थ्रेसर और दूसरी गाड़ियां भी चल रही हैं। वहां किसी से आपकी ऐसी मुलाकात हो, बातचीत हो, जो वहां का युवा, कई बार होता है गांव का कोई एक होता है जो मुखर होता है, वो सारी समस्याओं को उठाता है, बातों को उठाता है, हम उसको अपनी भाषा में पत्रकार कह लें। क्या ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो अपनी बातें रखते हैं या गांव को प्रतिनिधित्व करते हैं कि गांव के लोग अपनी समस्याओं को उसको बुलाएं? चाहे स्थानीय पत्रकार ही समझ लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि हमको खबरें लेनी होती हैं तो हम वहां किसी को स्थानीय पत्रकार बनाएं। ऐसी की संख्या बढ़ती देखी आपने? नहीं, बिल्कुल, संख्या पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब तो खुल के बोलते हैं लोग, जो है वहां जो ग्राम सभाएं होती है पंचायतों की, उसमें भी खुल के अपनी बात रखते हैं, और इसका वहां पर असर भी देखने को मिलता है। वहां पहले जो गड़बड़ियां होती थी, जो है छोटे छोटे कामों में, चाहे वो स्कूल भवन निर्माण हो, अस्पताल भवन निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, उसमें भी गड़बड़ियां अभी कम हुई है पहले की तुलना में। तो वहां के युवा जो हैं, हर पहले जो है तो पढ़े लिखे युवाओं की संख्या भी कम थी, अब पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ी है। हाँ, और मैं जैसे समीर जी ने भी बताया कि मैं तो गया था गांव, जो है वहां पर आर्थिक बदलाव पिछले 5-7 वर्षों में तो इतने तेजी से आर्थिक बदलाव हुए हैं। वहां पर जो कच्चे मकान हुआ करते थे, वो ज्यादातर मकान अब पक्के हो गए हैं। एक सवाल और, क्योंकि दिवाकर जी, आज भी छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत में आजादी के इतने सालों के बाद भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी सुविधाएं उतनी नहीं है। खास करके जब हम डिजिटलकरण की बात करते हैं, ऐसे युग की बात करते हैं जब हर कुछ नेट से संभव हो रहा है, कुछ इलाके हैं जहां कनेक्टिविटी या नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आपको लगता है ये भी एक समस्या है आंचलिक पत्रकारिता की? क्योंकि आज के समय में जब त्वरित खबर चल रही है, त्वरित खबर छप रही है और अखबारों में, तो वहां पर वो नहीं पहुंच पाना भी क्या अंचल की पत्रकारिता के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ये स्थिति तो नहीं है। रिच तो है, मतलब पहुंच तो हो गई है किसी न किसी रूप में। अगर मान लीजिए आपके पास नेट नहीं है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, लेकिन आपके पास तो पत्रकार तो है ना,
वो मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, किसी भी तरीके से वहां पहुंच जाता है, अपनी पता वो खबरें करता है। तो वो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। संसाधन तो बढ़ ही रहे। आपसे कहीं भी जाए, आप उजमाड़ की बात करें तो संसाधन बढ़ रहे हैं, नेटवर्क मिल रहा है, लोगों को खबरें हो रही है। मेरा यही कहना है कि आंचलिक पत्रकारिता को यदि आप समृद्ध करना चाहते हैं, यदि आपके कारपोरेट कहें या फिर प्रोप्राइटर्स कहें अखबारों के, या डिजिटल मीडिया के लोगों के जो संचालन करते हैं उनकी बात करें, तो सबसे अच्छी बात जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा जब तक इनको मिलेगी नहीं, तब तक मुझे लगता है कि जो रिजल्ट, जो नतीजे हम चाहते हैं या जिस तरह की समृद्धता हम चाहते हैं ग्रामीण पत्रकारों की भी, वैसी समृद्धता बड़ा मुश्किल है। वो दबाव, मैंने कहा कि दबाव में काम करते हैं, दबाव में काम करते हैं, लेकिन बेखौफ खौफ के काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप नक्सली मुद्दे को आप देख लीजिए कि किस तरह से पिछले 50 साल से कितने लोगों ने अपनी जानें गई इसी मतलब खबरें करते हुए। तो दुधारी तलवार पर हैं, वो खतरे उठाने के लिए तैयार है, उठाते रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय दिवाकर जी ने उठाया दीवान जी। एक ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गांव के लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कुछ इलीगल काम हो रहा है, चाहे दूसरे तरीके की खनन की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे अफवाहों की बात करें, चाहे किसी के फायदा उठाने की बात कहें, ऐसी चीजों को बिना डर के, बिना भय के एक आंचल का जो पत्रकार है वो कैसे अपनी बात रखे जब तक उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी, जो एक सबसे अहम मुद्दा मुक्तिबोध जी ने उठाया है। तो ये कैसे निकलेंगी फिर? ये तो वहीं की वहीं चीजें दबी रह जाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके समाधान भी है और इसके लिए सरकार समर्थित योजनाएं भी हैं। मुझे फिर माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि एक वेज बोर्ड तो होना चाहिए। वेज बोर्ड होना चाहिए। एक वेज बोर्ड है, मतलब उनका एक जो उनका सैलरी वो है, अपना फ्रेम सैलरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप प्रेस को लेकर हमेशा से चर्चा रही। तब तक वो कैसे करेगा? कर रहा अलग बात। ना भी हो तो कम से कम पारिश्रमिक तय होना चाहिए। बिल्कुल अभी क्योंकि वहाँ के खतरे जान में जोखिम में डालने वाली भी निकलती है कई बार। बहुत अच्छा, ये सवाल तो बहुत पर्टिनेंट है क्योंकि कोई मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, क्योंकि घर परिवार चलाना है। अवसर की बात करते हैं, केंद्र सरकार की योजना है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट हम आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं सुनते थे, आज है। और हमारे पूरे देश में राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पे हुआ है। हमारे यहाँ पे आप गांव में जाएंगे, आप हिंदी में बात करेंगे तो वहां का आदमी संकोच में आ जाता है, आधी बातें वो डर जाता है। मैं जो कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। हम अपने हक की बात तो करते हैं कि इनको इतना तनख्वाह मिलनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा है कि अवसर इतने हैं कि अगर आप भाषा पर काम करें, आप छत्तीसगढ़ी भाषा पे काम करें, सब ये शिक्षाविदों का भी आ गया है कि बच्चों को अगर शिक्षा उनकी बोली में देंगे तो ज्यादा ग्रास्पिंग पावर होती है, ठीक है? तो हाँ, तो हम संचार की बात कर रहे हैं तो हम बात वहां तक छत्तीसगढ़ी में पहुंचाएंगे। अभी मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसी दूरदर्शन और रेडियो में छत्तीसगढ़ी में किसानों के लिए कार्यक्रम आता था और वो छत्तीसगढ़ी में संचालित होता है, अभी भी होता है। लेकिन प्राइवेट संस्थानों में छत्तीसगढ़ी को कोई जगह नहीं थी। एक कॉलम होता था जिसमें छत्तीसगढ़ के नामचीन कवियों के कभी कभी छपता था। लेकिन छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस तरह से प्राइवेट संस्थानों में और विशेष रूप से जो ये सोशल मीडिया आया उसके बाद मैं देखता हूं कि कितनी सारी महिलाएं छत्तीसगढ़ी में कितना सुंदर न्यूज पढ़ रही हैं, कितने सारे लोग छत्तीसगढ़ी में अपना वीडियो चैनल चला रहे हैं। तो इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ी के लिए संकोच को कम करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देना पड़ेगा और दे रहे हैं, इसमें और ज्यादा इजाफा की जरूरत है। इन सब चीजों को देखते हुए छत्तीसगढ़ी में भी लोगों को संकोच खत्म करना होगा, बच्चों को बताना होगा कि आप अपनी बात को छत्तीसगढ़ी में भी उतनी ही दक्षता से संप्रेषित कर सकते हैं जैसे कोई हिंदी और अंग्रेजी में करता है। और अगर आप ये जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, तो आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो अब हम सिर्फ अवसर की बात कर रहे हैं तो अवसर के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अवसर ऐसे ला के कोई प्लेटर में नहीं देगा। नहीं, थोड़ी चुनौती पे जिस पर मैंने फोकस किया था कि वहां की जो समस्या है, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा योजनाएं सरकार की गांव में पहुंचती है, लेकिन सबसे ज्यादा विसंगतियां भी वहीं देखने को मिलती है। तो उन विसंगतियों को उठाने का काम पत्रकार करता है अंचल का, तो वो उठाएगा तो उसकी जान का जोखिम है। ऐसे में जैसा कि दिवाकर जी ने कहा कि भाई ये तो तलवार है, इसमें अगर आप खबरें दिखाते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है और खबरें नहीं दिखाते हैं तो आपकी पत्रकार की आत्मा भी मरती है। तो ये कैसे संभव होगा? ये तभी संभव होगा ना जब आप उन पत्रकारों को उतनी तवज्जो दें या सुरक्षा दें या आर्थिक रूप से मजबूती दें। मुक्तिबोध जी बैठे हैं, हाँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुक्तिबोध जी की एक बहुत चर्चित कविता है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे।
उठाने ही होंगे। तो वो बेचारे जो कर रहे हैं, खतरे उठा रहे हैं, वो अपने जान के खतरे उठा के भी कर रहे हैं, और जिनको नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा नहीं, मैं सुरक्षा की बात पे ही कहना चाहूंगा कि पहले भी यहाँ रायपुर के पत्रकार भी इस बात को उठा चुके हैं कि पत्रकारों को जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए बात भी हुई थी पत्रकारों को, चाहे ग्रामीण पत्रकार हों, आंचलिक पत्रकार हों या शहरी पत्रकार हों, उनको सुरक्षा देने की बात हुई थी। हालांकि अभी तक उसके लिए कानून बन नहीं पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। सुरक्षा, क्योंकि अभी भी कई बार ग्रामीण पत्रकारिता महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्कुल, तो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है वो, बिल्कुल वही। क्योंकि जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे, भारत की ही रीढ़ गांव है, तो फिर आप गांव की पत्रकारिता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि गांव केवल खबरें, जागरूकता या उसका ही हिस्सा नहीं है मिश्रा जी। विकास पर पत्रकारिता थोड़ा सा विकास पर होती है, और दूसरी जो संस्कृति है हमारी, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जिक्र इन्होंने किया दीवान जी ने, कि वहां की जो बोली, भाषा, तीज, त्योहार, क्या हम उनको भी उतना वेटेज दे पाते हैं? ये तो है कि सरकार के बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमने देखी है, लेकिन राज्य बनने के आज 25 साल के बाद क्या गांव का पत्रकार, गांव की चाहे सुआ नाच की बात हो, चाहे गम्मत है, नाचा है, ये भी पत्रकारों की, अंचल पत्रकारों की जिम्मेदारी, तो क्या उनको हम मैं ज्यादा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है बहुत ही मधुर बोली है, बहुत मधुर भाषा है। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमको इसको तो प्राथमिकता देनी ही चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में अखबारों में पन्ने निकलते हैं, साप्ताहिक पन्ने निकलते हैं, हमारे स्थानीय अखबारों में भी। लेकिन ऐसा कोई अखबार छत्तीसगढ़ी में निकलता हो, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे वो दैनिक हो, चाहे पाक्षिक हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जबकि इसके पीछे क्या है? सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, क्या चुनौती होगी? जबकि मैंने देखा है कि संस्कृत में अखबार निकलते हैं, संस्कृत में अलग अलग राज्यों में अपनी मातृभाषा के अखबार निकलते हैं, अखबार संस्कृत में निकलते हैं। देखा मैंने। तीज त्योहारों को, संस्कृति को जितना कवरेज मिलना चाहिए अखबारों में या मीडिया में, वो उतनी जगह नहीं मिल पाती जो है, ये तो सही बात है। नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप 50 खबरें छाप रहे हैं पूरे हिंदी किसी अखबार में, तो 2 खबरें छत्तीसगढ़ में छापिए ना आप, क्या दिक्कत है? छत्तीसगढ़ की खबरें छापिए। जवाबदेही तय कौन करता है दीवान जी? सवाल ये उठता है ना कि जवाबदेही तय कौन करेगा, अखबार के संपादक या अखबार के मालिक? नहीं, ज्योति जी, आपने अभी बात की विकास की। विकास का सीधा संबंध सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिकी से भी है। बिना आर्थिकी के कोई विकास संभव नहीं है। तो जो लोग आर्थिकी में जुड़े हुए हैं, उनके हित जिससे संरक्षित होते हैं, उनके हित को संरक्षण में जिस भाषा का योगदान है और जिसमें उनको लगता है कि हमारी बात, हमें मुनाफा हो रहा है, वो उसको प्रश्रय देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि 50 खबरें यदि किसी अखबार में प्रतिदिन 50 खबरें छप रही हैं, तो उसमें 2 खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी छापने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, बशर्ते वैसे आप तय करें। वही मैंने कहा ना कि जवाबदेही तय करने की जो ताकत है। 2 खबरें आपको छत्तीसगढ़ी में कॉलम की शुरुआत हुई थी, छत्तीसगढ़ी में आपके पोर्टल में तो है, न्यूज पर देख लीजिए। क्योंकि एक तरफ देखिए दिवाकर जी, शिक्षण की आ रही है कि आपको मातृभाषा में शिक्षा देना है 5वीं तक, तो अगर बच्चा छत्तीसगढ़ी में पढ़ रहा है, हो सकता है आगे चलकर उसको छत्तीसगढ़ी में लिखना है, अभिव्यक्ति करनी है, तो उसको वो स्थान, वो मंच मिलना चाहिए ना। फिर चाहे वो व्यक्ति के तौर पर हो, चाहे वो अंचल के पत्रकार के तौर पर। बड़ी अच्छी बात है कि अभी एडवर्टीजमेंट में भी छत्तीसगढ़ी में हो रही है, मतलब ऑडियो विजुअल में छत्तीसगढ़ी में हो रही है। तो चलिए, समय का ये जो बदलाव है, मुझे लगता है कि पत्रकारिता के लिहाज से हो शहर या अंचल, दोनों लिहाज से अवसर बहुत ज्यादा बढ़े हैं, चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है पत्रकार चुनौतियों को पार करता रहा है और करता रहेगा, और इसीलिए शायद उसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। आवाजें कितनी भी दबाई जाए, लेकिन वो कहीं न कहीं से अपनी आवाज समाज में, लोगों तक, सरकारों तक पहुंचाता रहा है, और यही उसका काम रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी गंभीर और आंकड़ों के साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद आपका।